खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत। इस्तकबाल आप सबका। 5 बज रहे हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले असेंबली इंतखाबात पर मबनी खास प्रोग्राम आप तक हर रोज शाम 5 बजे पहुंचता है। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। आज के प्रोग्राम में भी पहले मरने के लिए जहां पर वोट 18 तारीख को डाले जाएंगे, उससे पहले गहमा गहमी काफ़ी ज़्यादा है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इंतखाबी तशहीर चल रही है, इस ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे और बिलखुसूस उन इलाकों पर हमारी नज़र रहेगी जो 4 मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर है। कौन सी पार्टी कहां पर असर रसूख रखती है, किसका कितना दबदबा है, या फिर जो कुछ इन दिनों कहा जा रहा है उसमें कितनी सदाकत है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ कड़ा इम्तिहान साल 2019 को होने वाले फैसले के बाद बीजेपी का कि 5 अगस्त 2019 को जो कुछ फैसला हुआ उस पर अवाम क्या सोचती है, क्या वोट के जरिए राय उनके खिलाफ जाएगी या हक में जाएगी। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है। कांग्रेस की अपनी साख बचेगी या नहीं, इसका भी सवाल है। भारतीय जनता पार्टी जो कि खुला चैलेंज मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दे रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस उस पर वापस हमलावर है, कह रही कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हमारा दबदबा अगरचे नहीं था, इस बार हमारी एक किस्म की लहर है, तो उस लहर में हम फायदा उठाएंगे। उसके पीछे के हकायक क्या हैं, कैसे ये बातें हो रही हैं, उस पर जरा डिटेल डिस्कशन होगा। साथ साथ आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि नई पार्टियां जिनमें डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी है, जिनमें आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, 8 मार्च 2020 को बनने वाली अपनी पार्टी और 26 सितंबर 2022 को मौर्ज़े वजूद में आने वाली पार्टी गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के लिए भी ये इम्तिहान की घड़ी है। आगे या पीछे, शायद एक स्टेप अगर आगे गए तो अच्छी खबर हो सकती है, पीछे आए तो और भी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इन सारी चीजों पर आज एक एक करके ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इससे भी बड़ी बात यह है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ऐसे गढ़ जहां पर निस्फ दर्जन से जायद सीटों पर उसका कब्जा 10 साल पहले होने वाले इंतखाबात में था, साल 2014 में। इस बार चैलेंजेस हैं, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा रहा है, क्योंकि उसके सामने इत्तेहाद खड़ा है। पहले रिवायती नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, तो इस बार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी क्या करेगी, एक एक करके उस पर भी चलेंगे मुख्तलिफ अजला के अंदर। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर इस बार जो देखा जा रहा है, जो शायद बहुत हद तक चीजें मुतासिर कर सकता है बाकी पार्टियों की तशहीर को भी एक तरह से, वो है एक तो आजाद उम्मीदवार जिनकी तादाद 50% के करीब पहले 2 मराहिल में है, जबकि इसी तरीके से आप जमात इस्लामी जो 30 से 34 वर्षों की तवील मुद्दत के बाद इस इलेक्टोरल या डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है, उस पर जरा नजर दौड़ाएंगे। अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले आज दिन की अपडेट और गुज़श्ता 24 घंटों की हलचल जम्मू कश्मीर के अंदर क्या बता रही है, क्योंकि जमात इस्लामी और आजाद उम्मीदवार मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर, मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों के अंदर मुकाबले को बड़ा दिलचस्प बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कई मकामात पर सियासी कारकुनान आपस में भिड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये जो इंतखाबात हैं ये उनके हक में हो या जीत उन्हीं की हो। अपने अपने हिसाब से इन इंतखाबात को देखा जा रहा, लेकिन काफी अहमियत के हामिल मुख्तलिफ पॉलिटिकल पंडित्स या सियासी तज्जियाकारों का यह मानना है कि ओवरऑल सिचुएशन यह है कि आज के वक्त में जम्मू कश्मीर मरकज के जेर इंतजाम इलाके के अंदर तमाम पार्टियां अगरचे एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन हर इलाके के अंदर वस्ती कश्मीर हो जहां पर अवामी इत्तेहाद पार्टी आज भी अपनी आगे की हिकमत अमली तरतीब देती हुई नजर आए। अपनी पार्टी बड़े बड़े रोड शोज कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी अलग अलग जगहों पर रोड शोज, रैलियां, प्रोग्राम कर रही हैं, और ये वो तस्वीर है जिसने जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर दिलचस्प मोड़ में आप कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो शायद खुद के लिए रास्ता आसान समझ रही थी, इतना होगा नहीं। इन रैलियों के बाद और भी कई तरह की कयास आराइयां लगाई जा रही हैं। एक तवील मुद्दत के बाद, तकरीबन 34 से 35 वर्षों के बाद, साल 1987 के बाद पहली बार ताकत का मुजाहिरा जमात इस्लामी ने जुनूबी इलाकों के अंदर किया और आज भी कर रहे हैं। बड़ी रैलियों का इनेकाद हो रहा है। शुरुआत कल हुई, आप सब जानते हैं मरकजी वजारत दाखिला ने या भारत सरकार ने जमात इस्लामी पर ऑफिशियली ममनू जमात करार देकर 5 साल की पाबंदी आयद की, और उस 5 साल के फैसले को पिछले दिनों रिव्यू किया गया। तो 5 साल पाबंदी को रिव्यू करने के बाद दोबारा से हमने देखा कि 5 साल के लिए उस पाबंदी के फैसले को आगे बढ़ाया गया, उसमें तौसी की गई, लेकिन एक अलग किस्म की, आप इसको सियासी जलसा तो कह रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है। आज कुछ अनाउंसमेंट्स भी हुई, उस पर भी मैं थोड़ी देर में आऊंगा। कश्मीरी पंडितों को एक दिलासा देने की कोशिश, लेकिन मुख्तलिफ किस्म के रद्द-ए-अमल आ रहे हैं। जमात इस्लामी
किस तरीके से प्रिपरेशंस कर रही है, किस तरीके से यहां आगे की रणनीति या आगे की हिकमत अमली तरतीब देगी, उसको कैसे एक दिशा दी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और बाकी पार्टियां किस तरीके से इस चैलेंज को टैकल करेंगी, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा दो पार्टियां माजी में सबसे ज्यादा खुले तौर पर एक दूसरे को चैलेंज करती रही। इस बार वैसी सिचुएशन शायद उनके लिए यह रास्ता इतना आसान ना हो। इससे पहले जमात इस्लामी की जो अलग अलग जगहों पर जो रैलियां हो रही हैं, वहां से जो रद्दमल आ रहा वो मैं बताऊं। अनाउंसमेंट हुई है आज, अनाउंसमेंट इंतखाबी तशहीर के दौरान कश्मीरी पंडितों को लेकर भी की गई। जरा वो फुल अनाउंसमेंट सुना देते हैं कि क्या अलग अलग जगहों पर बात की जा रही है और किस तरीके से लोग जमात इस्लामी के साथ जुड़ भी रहे हैं। और साउथ कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ एरियाज में माजी में भी जमात इस्लामी का दबदबा रहा है। आज सूरत हाल क्या है, जरा इसको भी डिस्कस करेंगे, एक एक करके रद्द अमल। पंडित सोन ये चमन, हमारा ये गुलिस्तान हमारे पंडित भाइयों के बगैर वीरान है। यहाँ एक फूल की कमी है, एक रंग की कमी है, वो हमारे पंडित भाई हैं। हम गुलिस्तान तभी चमकता है, गुलिस्तान तभी मोहतर होता है जब इसमें हर किस्म के फूल मौजूद हो। लिहाजा मैं अपने पंडित भाइयों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि आप आ जाओ और बावकार तौर, बाइज्जत तौर अपने घरों में अपनी रिहाइश को मुमकिन बनाओ। हम इज्जत और एहतराम के साथ इंशाअल्लाह ताला हम आपके शाना बशाना खड़ा होंगे, हम आपके मुहाफिज होंगे, हम अपनी आंखें आपके कदमों में बिछा देंगे, हम आपके मुंतजिर है। वल्लाह एक साजिश के तहत आपको हमसे अलग कर दिया गया है, एक साजिश के तहत यहाँ पे कब्रिस्तान आबाद कर दिए गए हैं। लिहाजा अब वो माहौल खत्म हो चुका है। अब इंशाअल्लाह ताला पुरअमन माहौल कायम होने वाला है, बल्कि हो गया है। ये इनकलाब पूरे कश्मीर को अपनी लपेट में ले लेगा। अल्लाह के गई और आपने वो मूवमेंट नहीं देखी, लेकिन जिस तरह का आगाज आपने यहाँ पे आज देखा तो ये एक जमहूरी अमल था। और इस जमहूरी अमल में आपने जो लोगों का सैलाब देखा, शायद आपको पूरे कश्मीर में देखने को मिलता, लेकिन बदकिस्मती से हमारी बैन नहीं हटाई गई। हम गुजारिश करते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं, हम लोगों के ख्वाहा हैं, हम लोगों का भला चाहते हैं, गरीबियों मोहताजों मिस्किनों का भला चाहते हैं। हम पर से पाबंदी हटाई जाए। पुरअमन लोग हैं, अच्छे शहरी हैं, और अच्छे शहरियों की एक रिस्पांसिबिलिटी होती है कि लोगों का भला किया जाए। हम उसी काम के लिए बने हैं और वही काम करना चाहते हैं। में आपके 4 उम्मीदवार हैं, क्या उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीदें लगा दी है हमने, इनके साथ रखी हैं, उनके साथ हम कोशिश करेंगे। हम कोई दावा नहीं करते और पॉलिटिकल पार्टीज की तरह, लेकिन वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। पिछले दिनों में कुलगाम में बहुत बड़ा तक जो इस्तेसाल लोगों के साथ हुआ है, हम मैदान में नहीं थे, हमसे मैदान छीना गया था और एक सूची साजिश के तहत हमको मैदान से बिहाइंड द कर्टेन्स कर दिया गया था, मार्जिनलाइज कर दिया गया था, पुट द वॉल कर दिया गया था। अब हम फिर से आ गए, अब शायद शिकायत नहीं रहेगी, हमारे लोग काम करेंगे। वो खौफ जो यहाँ लोगों के जहनों और दिलों पे कायम था, वो खौफ उठ रहा है। अब लोग इस जमहूरी अमल का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि ये सभी लोग पढ़े लिखे और बावकार लोग हैं। इन्होंने कभी नहीं चाहा कि तशद्दुद का साथ दें। ये पुरअमन लोग हैं और जमहूरियत को मजबूत करने जा रहे हैं। ऐसा अपने इस हवाले से संजीदा होना चाहिए। हमने अपने पंडित भाइयों तक ये मैसेज पहुंचाई है कि हम आपके मुहाफिज बनना चाहते हैं, हम अपनी आंखें उनके राहों में बिछाना चाहते हैं। हम आपसे वादा करते हैं, अगर हमारे पास 2 ही कमरे हैं, अल्लाह की कसम एक कमरे में आपको बिठाएंगे और एक कमरे में अपने अयाल को रखेंगे। आप आइए और बाइज्जत तौर हमारे इस माशरे को, हमारे जमात इस्लामी के साबिक अरकान जो आपके सामने कल से आप मुसलसल इन सारी सरगर्मियों को देख रहे हैं। इंतखाबात जनूबी कश्मीर के अंदर, जहां पर जहां पर पहले मरहले के तहत आप देख रहे हैं, पहले मरहले में हम रामबन, किश्तवाड़ और साथ साथ डोडा के अंदर जाएंगे, जहां पर पहले 3 जम्मू प्रोविंस से और 4 अजला जनूबी कश्मीर से। इससे पहले मैं मेहमानों के पास जाऊं, उमर अब्दुल्ला जो कि आज मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, अगरचे खुलकर वो ये बात नहीं करते, लेकिन कल जहां पर वो ये कह रहे थे कि जेलों के अंदर से उनके खिलाफ कैंडिडेट्स शायद एक साजिश के तहत उतारे जाते हैं, और दूसरी तरफ जमात इस्लामी का इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बनने पर वो खैर मकदम भी करते हैं, लेकिन साथ साथ इशारों में ये भी बताते हैं
कि आज के वक्त में जो कुछ हो रहा है, बीजेपी इन तमाम लोगों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। इस इल्जाम की बुनियाद क्या है, हकाइक क्या है, उसको जरा डिस्कस करेंगे। उमर अब्दुल्ला को जरा सुनिएगा, आज के खिताब में चंद बातें उन्होंने कही और दीगर पार्टियों की बात करेंगे। पहले उमर अब्दुल्ला की बात। लेकिन हमारे कुछ मुखालिफ ऐसे हैं जिनका समझ में नहीं आता, सुबह एक बात, दोपहर को दूसरी बात। अब यही बीजेपी वाले मान लीजिए जो यहां वोटों को तकसीम करने पे लगे हुए हैं। कल का मैंने ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बयान देखा। बानिहाल में आके उन्होंने तकरीर की। पहले तो कहा कि हम पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब हम लोग इसी चीज का जिक्र अपने मंशूर में करते हैं तो वजीर दाखिला अमित शाह साहब हम पे जो है सवार हो जाते हैं, हमें निशाना बनाना शुरू करते हैं। अब खुदा ना मुझे बीजेपी वाले ये बताएं कि होम मिनिस्टर साहब सही है या डिफेंस मिनिस्टर साहब सही है, क्योंकि एक जम्मू में एक बात करता है, दूसरा बानिहाल आके दूसरी बात करता है। अभी तक बीजेपी ने जब कभी जम्मू कश्मीर में बातचीत के हवाले से बात की तो कहा कि हम हुर्रियत से बात नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बात करेंगे। लेकिन कल राजनाथ सिंह की तकरीर में साफ हुआ कि 2016 में ऑपोजिशन एमएलएज का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत का एक सिलसिला शुरू किया। अब खुदारा मुझे बताइए, हम किस चीज को सच माने? क्या हम इस चीज को सच माने कि आप हुर्रियत को छोड़ के बाकी सबों के साथ बात करोगे, या हम राजनाथ सिंह की तकरीर को सच माने कि 2016 में आपने दरवाजा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लिए खोल के उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया था? क्योंकि एक बार फिर दोनों चीजें सच हो नहीं सकती। लेकिन ये बातें कही जाती हैं जज्बात के साथ खेलने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि बानिहाल में जो बात करेंगे वो जम्मू में चलेगा नहीं, जम्मू की जो बात है वो बानिहाल में चलेगी नहीं। लेकिन ये सियासत जो है ये जम्मू कश्मीर के लोग पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं। चलिए, ये तो आज दिन की सियासी सरगर्मियां और बयानात मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, जहां इंतखाबी तशहीर इस वक्त भी जारी है, घर घर जाकर कैंपेन इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातें कर रही हैं। मजीद जरा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जावेद सलाम साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ जनूबी कश्मीर से हैं। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया खुशामदीद प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। एस तारिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, ज़रूर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हमारे साथ ज्वाइन करते रहे हैं, आज फिर हमारे साथ इस प्रोग्राम में हैं। तारिक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और खुशामदीद प्रोग्राम में। हमारे साथ ताहिर रियाज साहब हैं, रुकन हैं जमात इस्लामी के, और जिन कैंपेनर्स का नाम इस वक्त हमारी फहरिस्त में है या जो हमारे पास फहरिस्त आई उनमें भी ये शामिल हैं, और साउथ कश्मीर के अंदर पटकीली कल और आज जो सरगर्मियां देख रहे हैं उसका हिस्सा भी रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुरुआत ज़रा आप ही से करूँगा। एस तारिक साहब, कल पहला जलसा, हज़ारों की तादाद में लोगों का इस जलसे में आना, अगरचे हम देख रहे हैं कि हुकूमती सतह पर पाबंदी इस बड़ी और अहम तरीन तंजीम पर है, लेकिन पहला जलसा लोगों की मुख्तलिफ इलाकों से आकर शिरकत करना, किस बात की तरफ ये इशारा है और क्या सूरत हाल आइंदा दिनों में हम एक्सपेक्ट करें? ये तो अभी शुरुआत थी। जी बिल्कुल, आप सबों का शुक्रिया, मेहमान गिरामी जितने भी हैं इनका भी शुक्रिया। तो इस हवाले से मैं हूँ कि आए रोज जो भी चीज तब्दीलियां आती है, जाहिर है कि हर वक्त के साथ, हर दौर के साथ एक नई जो चेंजेस आती है वो तो जरूरी है, लाजमी है। आज भी एक चेंज नजर आती है जो मुख्तलिफ है, लेकिन ये सब चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि सूरत हाल बढ़ती जा रही है, सूरत हाल दीगर हो रही है। तो ये जो इलेक्शन में जमात इस्लामी का जो ये पार्टिसिपेशन है, जो अगरचे वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे है, लेकिन ये हम खुश आइंद समझते हैं क्योंकि ये सरकार ने भी खुश आइंद ही समझा। उनको पता है कि ये आज़ाद उम्मीदवार है, लेकिन ये जमात इस्लामी के लोग हैं, और अगर जमात इस्लामी आज इस जमहूरी तर्ज पे आना चाहते हैं, उन्हें वेलकम करना चाहिए और एक खुश आइंद है। अब रिजल्ट क्या निकलता है इलेक्शन का वो ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी ये है कि अगर सब के सब जमहूरी अमल में हिस्सादारी बनना चाहते हैं तो ये खुश आइंद कदम है, एक अच्छी मैसेज है। लेकिन ये जो कल की जो
कुलगाम में जिस तरह से पार्टिसिपेशन लोगों की है, मैं इसको ये नहीं जोड़ता हूं कि ये उनकी आइडियोलॉजी के साथ हो सकती है। दरअसल ये लोगों की इलेक्शन के तय अपनी पार्टिसिपेशन दिखाई जा रही है। ये लोगों की, क्योंकि हर जगह लोग हैं, जहां भी लीडर आते हैं, जहां भी लोग, जहां भी ये जो नुमाइंदे हैं, नामजदा नुमाइंदे हैं, जो भी राय दहिंदा के यहाँ जाते हैं, जिस जगह जाते हैं, गांव शहर में जाते हैं, लोगों की पार्टिसिपेशन है। तो दरअसल इसमें सबसे बड़ी जो चेंज है वो लोगों की पार्टिसिपेशन है, लोगों की शिरकत है, जो पहले नहीं होती थी। अब लोग समझ गए, अब लोग समझना चाहते हैं कि ये जो जमहूरी अमल पे कोई भी चीज मुमकिन है और जो मुमकिनात है उन पे बात की जाए तो ये अच्छी अमल है। जी ताहिर रियाज साहब, आपने शुरुआत कर दी है, आज दूसरा दिन था। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, क्या मुशाहिदा कर पा रहे हैं? 30 से 34 वर्षों की तवील मुद्दत के बाद दोबारा इंतखाबात में आना, दोबारा से अवाम के बीच में जाना, जो 87 से पहले जैसे आपने वोट मांगे, आपका एजेंडा था, आपका एक मंशूर था, दोबारा से इतनी इस लंबे अरसे के बाद अवाम में जाकर किस तरह का माहौल आप पा रहे हैं? और अगर मैं ये पूछूं कि अवाम रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है, तो क्या इस पर रद्द-ए-अमल आपका और लोगों की तरफ से जवाब आना वो कितना इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली आपके लिए उस वक्त जब बड़ी जमातें आपके सामने हैं और नए सिरे से आप शुरुआत अपने सियासी सफर की आपकी तंजीम करने जा रही है? जी, पहले मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा यहाँ पे कि मैं रुकन नहीं हूँ जमात का, लेकिन मैं ये जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है कुलगाम से सैयार अहमद ऋषि साहब जी, तो उनका मैं यहाँ जो ऑर्गेनाइज होता है हमारा कंपेनी, उसका इंचार्ज मैं हूँ। ठीक है। तो इनको रैली वगैरह ये जो प्रोग्राम हमारे होते हैं कंपेनी के, उनको मैनेज करना मेरा काम है। और जहाँ तक लोगों की पार्टिसिपेशन का ताल्लुक है, आप खुद देख रहे होंगे तो पूरी मीडिया हमारे साथ रहती है, तो वो खुद देखती है, उसका वो मुआवजा करते हैं दूसरी पार्टियों से भी। तो इंशाल्लाह हमारा जो पब्लिक सपोर्ट जो है तो डे बाई डे उसका इजाफा ही हो रहा है। तो हमें बैठने का टाइम भी मिलता है, कहीं मिलता नहीं है। इवन हम जिन पर खाना नहीं खा पाते हैं, इतना हमारा शेड्यूल बिजी रहता है, लोगों की इतनी इसमें शिरकत होती है प्रोग्रामों में। तो आपको इस तरह से लगेगा कि लोग बदलाव भी चाहते हैं यहाँ पे। और ये जो मेजर बड़ा एक तबका था सोसाइटी का, उसको ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, तो ये जो ट्रेडिशनल पार्टी है उनकी चालबाजी से उसको अलग थलग किया गया था। वो सेंटर को खुश करने के लिए उनका डर दिखा रहे थे सेंटर को, और खुद वो ये जो इस पे इटार पे काबिज हो जाते थे। अब लोग बड़े समझदार हो गए हैं, एजुकेशन का भी इसमें बड़ा दखल है। लोग जो हमारे यूथ है वो एजुकेटेड हैं, वो समझ गए हैं कि हमको एक जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इससे हमें कैसे दूर रखा जाता है। उनको डेलिबरेटली दूर रखा जाता था, एक सोची समझी पार्टी के तहत ऐसा किया जाता था, और फिर मुख्तलिफ किस्म के टैग लगाकर हमको बदनाम किया जाता था। और इस तरह ये खुद इक़्तिदार के मजे। अच्छा ताहिर साहब, जब से आपने अनाउंसमेंट की, फिर आपके जो साबिक अरकान थे जमात इस्लामी के, उन्होंने, हमने देखा कि लोकसभा इंतखाबात में भी बढ़ चढ़ कर उन्होंने शिरकत की, सामने आए, बात की खुलकर। उसके बाद से एक इल्जाम ये लगता रहा कि अपने मौक़िफ़ को तब्दील करके इलेक्टोरल प्रोसेस का आप हिस्सा बन रहे हैं। इस बात को किस हद तक सही माना है, क्योंकि पब्लिक में एक तासुर दिया जा रहा है? आई वुड लाइक टू मेक वन थिंग क्लियर कि लोग, हमने कभी, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैंने कभी मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं की। आपको पता है कि 87 में जो रिलीज हुई थी, उन दिनों तो भी ये जो जमात इस्लामी है ये तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन रिजिम की वजह से उनका डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इलेक्टोरल प्रोसेस है, उनका भरोसा उठ गया। अदरवाइज उन्होंने डेलिबरेटली ऐसा कुछ नहीं कहा था कि ये हलाल है या हराम है। इवन ये जो जमात इस्लामी का ये सेक्शन था, एक्चुअली मानने वाली बात यह है कि मजबूत एक ऐसा सेक्शन है यहाँ पे, लोगों की नुमाइंदा ऐसी सोचो ये एक पार्टी है, हालांकि रिलीजियस पार्टी है, लेकिन उसका बड़ा एक अपना असर वसूल है, इसकी फाउंडेशन है, ग्रास रूट लेवल तक उसकी जो पहुंच है। तो ये उस वक्त भी उनको थोड़ा जड़ से उठाने के लिए मैं क्लियर करना चाहूँगा, 79 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी, उस वक्त भी उनको ये जो हमारा ये सरफेस था इसे हटाने के लिए बहुत कुछ किया गया, लेकिन काफी जब वो पार्टी नहीं दबी। इसके बाद 87 में उनको इक़्तिदार से दूर करने के लिए एनसी और जो वक्त कांग्रेस पोजीशन की उन्होंने रिगिंग की, और रिगिंग के बाद
उनको लगा। ठीक है, मैं इस पर दोबारा आऊंगा, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जावेद सलाम साहब भी हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच जावेद साहब वक्त देने के लिए। ये जो हम देख रहे हैं ये एक बड़ा चेंज साउथ कश्मीर के अंदर, जहां पर कहा जाता है कि माजी में भी काफी ज्यादा दबदबा रहा और इतने लंबे अरसे के बाद दोबारा से जमात इस्लामी का पॉलिटिक्स में आना, मौजूदा जो हम रिवायती सियासत देखते रहे या 10 सालों के बाद हम देख रहे हैं कि चुनाव होने जा रहे हैं, क्या रोल आप पर्टिकुलरली साउथ के अंदर बाकी एरियाज के मुकाबले आप जमात इस्लामी का यहां पर देख रहे हैं, जो इन दिनों कम से कम माहौल है? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जमात इस्लामिया की जो इंतखाबी मुहिम है जी, जो जमात इस्लामिया के कैंडिडेट्स जो है जिनको सपोर्ट कर रही है जमात इस्लामिया, उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम की शुरुआत यही साउथ कश्मीर से की है, क्योंकि कहा जाता है और ये भी माना जाता है कि साउथ कश्मीर का कुलगाम, शोपियान, पुलवामा, इसमें जमात का काफ़ी असर रसूख है। और जैसा आपने खुद ही कहा कि जो कुलगाम में इनका इजलास जी, तो हम पहले जो यहाँ डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी उसमें पीडीपी और एनसी, और जो पीडीपी 2002 से वो यहीं से साउथ कश्मीर से उसने मतलब अपना स्ट्रेंथ हासिल किया। ये कहा जाता है कि साउथ कश्मीर पीडीपी का गढ़ है, लेकिन जो उसके बड़े बड़े नेता थे उन्होंने पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियां फ्लोट किया, दूसरी पार्टी के साथ उन्होंने ज्वाइन किया, उससे उनकी स्ट्रेंथ में इन्फ्लुएंस हुआ है। लेकिन उनके जो लीडर्स, यूथ लीडर्स हैं, वो काफी मेहनत कर रहे हैं, वो जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को फिर से रिवाइव करे, रिगेन करे, और इसी तरह एनसी भी अपना मतलब जोर लगा रही है कि वो ना इस बार मतलब। अच्छा, ये जावेद साहब, ये ताकत का मुजाहिरा पार्टियां कर रही हैं इंतखाबी तशहीर के दौरान, लोगों का बड़ी तादाद में आना, इंक्लूडिंग आजाद उम्मीदवार और जमात इस्लामी, ये वोट बैंक में तब्दील करना इतना आसान है आपकी नजर में, जितना हम भीड़ सियासी रैलियों में देखें? ये तो हम माजी में भी देखते थे, जब परसेंटेज की बात आती थी तो बहुत नीचे चले जाते थे। लेकिन देखिए, एक बात तो तय है कि इस बार वोटिंग की परसेंटेज ज्यादा होगी पिछली बार से जी। अब ये देखना होगा कि वोट जो मुख्तलिफ पार्टियां, लोगों का सपोर्ट लोग आ रहे हैं, उनमें कन्वर्जन वोटिंग परसेंटेज का कितना होगा, वो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन पोलिंग होगी। तो ये तो देखने वाली बात होगी। अभी तो मतलब जो मुस्बत चीज है वो कि लोग आ रहे हैं, जलसों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और लोगों की बातें सुन रही हैं, और उनको इस वक्त जो साउथ कश्मीर की अब बात करें, अल्टरनेटिव्स है उसमें, जैसे आम आदमी पार्टी वो भी एंट्री कर रही है, यहाँ से मतलब इंडिपेंडेंट भी है, और मतलब इसमें 183 के करीब जो 18 सीटों के लिए जो मुकाबला हो रहा है पहली शिफ्ट में, फर्स्ट फेज में, उसमें 183 के करीब कैंडिडेट्स है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक अल्टरनेटिव है उनको, वो मतलब रिवायती सियासत को छोड़कर दूसरी तरफ भी देख सकते हैं, इंडिपेंडेंट को देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टियां जो है बीपीएपी, उनको भी देख सकते हैं। तो मतलब अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं वोटर्स के पास। ठीक है, मैं तारिक साहब, आपने एक बात की है जावेद साहब, मैं यहीं से कंटिन्यू करूं। तारिक साहब, ये रिवायती सियासी जमातों का मुतबादिल है, ये एक बड़ा सवाल है। अगर ऐसा है तो क्या इतना इजी है कि जमात एकदम से आई 34, 30, 32 सालों के बाद और मोमेंटम अचानक से वो गेन कर ले और दो बड़ी पार्टियों को पछाड़ दे? इज इट पॉसिबल और इतना आसान? मेरा इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ मेरा नजरिया है। ये जो रिवायती सियासतदान है, मेरे लिए ये कोई शजर ममनून नहीं है, या अगर नहीं आती है, जवान आते हैं, आजाद आती है, या कोई लेवली ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, मुझे उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मुझे उन सियासतदानों से है जो अपने डोमेन को भूल जाते हैं। अगर वो हमसे वोट हासिल करते हैं तो उसके बाद वो उस वोट का इस्तेमाल सही नहीं करते, उस वोट का जो हमारे हक का वो हमें वापस नहीं देते हैं। वो चीज जिस चीज के लिए उन्होंने हमें डिमांड की थी पहले, जिस चीज के लिए हमने वोट किया था, अगर रिवायती सियासतदान वो सब गलत करते हैं तो मुझे उनसे भी दिक्कत है। अगर नेवली ऑर्गेनाइजेशन या नई जो हमारे लिए जिसको हम नेमुल बदल कहते हैं, अगर हमारे पास कुछ नेमुल बदल है, अगर वही भी वही करते हैं
तो वो भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। अलबत्ता एक चीज है कि हर चीज को देखा जाए, अगर रिवायती सियासतदान जितनी भी तंजीमें हैं यहाँ, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन रीजनल पार्टीज है, हम उनमें लेसर रिवर में देखा करते हैं कि किसने कितना काम किया। देखिए जो भी आज तक हुकूमत में आए हैं, चाहे मुल्क में आए हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में आए हैं, हर एक ने काम किया है, अपने हिस्से का काम किया है। सब कुछ ठीक नहीं हुआ, सब कुछ मुकम्मल नहीं हुआ, हर एक आज भी कुछ मुकम्मल नहीं हुआ। आज बीजेपी है, काम हो रहा है, मुल्क चल रहा है। अगर कुछ चीजें रह गई है वो तो अपने वो इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोलते हैं, खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हमसे ये चीजें रह गई है, हम ये भी करना चाहते हैं। फिर आने वाले इलेक्शन में अगर उनकी जीत होती है फिर वो आइंदा दोबारा ऐसा ही करते हैं, क्योंकि रोज नई डिमांडें मिलती है, रोज नए चैलेंजेस आते हैं, रोज नई जरूरतें महसूस होती है। तो इस तरीके से अगर मैं ये कहूं कि नई तंजीमें आई है, अब पुराने तंजीमों को भूल जाके हम उनके साथ जाना चाहेंगे, मेरा उसमें नजरिया मुख्तलिफ है। क्योंकि जो रिवायती है, जिन्हें आप रिवायती कहते हैं, मैं उन्हें तजुर्बा याफ्ता भी कहता हूँ। अगर वो सही करते तो हम उनके साथ हैं, अगर नए अच्छा करना चाहते हैं हम उनके साथ हैं। ये तो आप तो वोटर है और ये उनके जो मैनिफेस्टो है उसमें हम देखते हैं उनके पास क्या है। अलबत्ता जमात इस्लामी की जहां बात की, उन्होंने लंबे उर्से के बाद उन्हें इसमें पार्टिसिपेट किया है, अच्छी बात है, मैं इसका वेलकम करता हूँ। लेकिन पहले भी तो वो इलेक्शन में ही हिस्सा लेते थे। उनको पता है कि उनका जो नेस्बलैन है या उनका मंशूर है या उनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो हुआ करता है, अगर वो लोगों के हित में है, अगर वो लोगों को बल आया कि यही हमारे लिए है, तो लोग उन्हें भी सपोर्ट करेंगे। जाहिर बात है, किसी को तो यहाँ ये नहीं है कि ये उनकी जागीर है। जागीर सियासत किसी की नहीं होती है, सिर्फ इतनी जागीर होती है कि वो लोगों को सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है। ताहिर रियाज साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी ताहिर साहब, चूंकि अब आप मैदान में हैं ही, आ ही चुके हैं, प्लान बना है, आगे की हिकमत अमली होगी आपके पास, कल को ऑब्वियसली जरूरत पड़ेगी किसी भी जमात के साथ जाने के लिए अगर आपके मेंबर्स जीत कर आते हैं। अभी आप चूंकि आज़ाद उम्मीदवारों की सपोर्ट कर रहे हैं, कल को यही आज़ाद उम्मीदवार जीत जाते हैं अपने एरियाज से, जिसका आपका दावा भी है, तो मौका मिलता है किसी भी जमात के साथ जाने की तैयारी है? इस तरह का कोई प्लान, किसी के लिए भी दरवाजे खुले हैं? देखिए, मैं एज कंपेनिंग इंचार्ज हूँ, कंपेनिंग मेरा काम है, तो हम जीत के ये जो बैक कर रहे हैं वो देखेंगे। ये उनको देखना है बैक में कौन सा फैसला दिया जाएगा। लेकिन अभी मेरा जो काम है वो सिर्फ कंपेनिंग जो है उसका काम है। मेरा कंपेनिंग कैसे करनी है, कहाँ पे जल से जुलूस वगैरह उनको मैनेज करना, ये हमारा काम। हमारी तैयारी। अच्छा, एक इल्जाम ये भी आप पर इन दिनों लग रहा है कि अब चूंकि बैन में तोसी हो गई है, 5 साल और जमात बैन है, तो शायद ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है, ऐसे टैक्टिक्स भी हैं मरकज को दिखाने की कि हमें भी अवाम की हिमायत हासिल है, भले ही थोड़ी चीजें मुख्तलिफ अंदाज में बोली जा रही हो, तरीकाकार कैंपेनिंग का मुख्तलिफ हो 87 के मुकाबले, लेकिन ये एक प्रेशर बनाने की कोशिश, ये इल्जाम काफी ज्यादा, और मैं कल से देख रहा हूँ बहुत ज्यादा डिस्कशन इसको सोशल मीडिया पर 22 से मौजू बनाया गया है। देखिए, इल्जाम कोई भी लगा सकता है, क्योंकि जब किसी को कमजोरी आती है फील्ड में तो फिर वो इल्जाम तराशों से काम लेता है। उनको लगता है अब यही कार चलेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हमारे खैर साहब यहाँ पे है गुलगाम से, जो कि बड़ी टफ फाइट दे रहे हैं अपोनेंट को, जिन्होंने पिछले कई साल से यहाँ पे कब्जा बना के रखा। उन्होंने सिर्फ एक वॉक ओवर लिया था यहाँ पे, बस क्योंकि फील्ड में कोई खिलाड़ी नहीं होता था, और दूसरी तरफ वो जो बाइकाट का वो सहारा लेते थे, जो वो खुद करवाते थे। किसी बस्ती में जहाँ उनको लगता था हमारा वोट भेजनी है, वहाँ पे पोस्टर चिपकाए जाते थे, और मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके उन्हें यहाँ पे वो कब्जा कर रखा था खान सब्जी में। लेकिन हमने अवेयरनेस बढ़ाई यूथ में, और यूथ आगे आ गए, और आज लोगों का सैलाब इस तरह निकल पड़ा है। आज इस सैलाब को वो किसी भी तरह रोक नहीं सकते हैं, चाहे वो कोई भी हर बार इल्जाम तराशी हो, कुछ भी हो, इससे काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, बहरहाल ये सियासत है, ये इल्जाम तराशी होती रहेगी। जावेद सलाम साहब, रिवायती सियासी जमातें अपनी जगह, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी भी इस बार डेब्यू कर रही है, अपनी पार्टी डेब्यू कर रही है, लेकिन इस बीच बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो हमारी नजर में आजाद उम्मीदवारों का भी है। पहले और दूसरे फेज में 92 प्लस 114, ये तकरीबन ये 225 के आसपास जो कैंडिडेट्स हैं, ये इनका रोल आप क्या देख रहे हैं? पहले और दूसरे मरहले में
44% आजाद उम्मीदवार पार्टियों की जानिब से या पार्टियों से कुछ नाराज हुए, बगावत वाला एक फैक्टर था, तो अलग अलग होकर भी लड़ रहे हैं। और इनमें 30 से ज्यादा ऐसे लोग हैं, कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, एजुकेशन सेक्टर से आए, और कई लोग इनमें ऐसे हैं जो वुकला हजरात हैं, 17-18 के आसपास पहले 2 फेसेस में हैं। इस पर आपकी मैं जाती राय जावेद साहब एक लेना चाहूंगा, आजाद उम्मीदवार। ये क्वेश्चन नहीं कि आपने पूछा, मैं जावेद साहब से पूछ रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास। जी, एक बात जाहिर है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इस वक्त मैदान में हैं, तो वो जो वोटिंग शेयर है मेन पॉलिटिकल पार्टीज का वो तो काटेंगे, और उनमें कितना मतलब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो लगता है कि एक टफ फाइट देंगे, तो देखना होगा। अब मतलब वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, नई सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, तो मतलब यही देखकर ना मतलब ये इतनी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है कि इसको देखकर उमर अब्दुल्ला को अपनी टोपी उतारनी पड़ी और लोगों से बोलना पड़ा कि आप मेरी हिमायत में वोट दे दें। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जो 10 साल बाद वोटिंग हो रही है, तो कुछ पक्के तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये बात जाहिर है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वोट शेयर काटेंगे और उनका इन्फ्लुएंस होगा। अच्छा, ये कुछ लोग इसको ऐसे भी देखते हैं जावेद साहब कि इंजीनियर रशीद साहब जेल से जीते, तो उस चीज ने भी दिलचस्पी राउंड द कॉर्नर जो है वो एक तरह से पैदा कर दी। वो भी एक फैक्टर है, या वाकई में हम देख रहे हैं कि इंतखाबात इतनी मुद्दत के बाद हो रहे हैं, हर किसी को लगता है कि मेरे पास एक ऑप्शन है, हर कोई अपने आप को चैलेंज दे रहा है, वो मैदान में जा रहा है, भले ही किसी फील्ड से भी हो। जैसे मैंने जिक्र किया 30+ ऐसे लोग हैं जिनमें इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और वुकला बरादरी से भी हैं। जी, एक बात है कि जो कश्मीर में इलेक्शन लड़े जा रहे हैं उसमें आप इमोशनल एलिमेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। इमोशनल एलिमेंट अपना पार्ट प्ले करता है, और जहां तक आप कह रहे हैं कि डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, तो इस बात जो अच्छी बात है, कुछ जो कैंडिडेट्स है, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है, वो पार्टी मैनिफेस्टो के बगैर अपना एरिया स्पेसिफिक मैनिफेस्टो ला रहे हैं और लोगों को जाकर उसके बेसिस पे वोट मांगते हैं। अच्छा, एस तारिक साहब, मुख्तलिफ एरियाज में जहां मैं कैंपेन देख रहा हूं, जमाते इस्लामी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP, जो भी जमात गई, लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं। क्या ये मानकर चलें कि लोकल फेस बहुत मैटर करता है? अवाम के जो बुनियादी मामला, आप कुछ भी नारे दे लीजिए, 370 की बहाली, 370 हटने के बाद हमने यहाँ पर तरक्की के तामीर और तरक्की को यकीनी बनाया, एक मौक़िफ़ ये है। कुछ कहते हैं कि हमने मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया, ये आज़ादी नई जम्मू कश्मीर को मिली। आप नारे और दावे कुछ भी कर लें, लेकिन जब हम लोकल लेवल पे जाते हैं, कैंपेनिंग के दौरान देखते हैं, तो आज ये लगता है कि वोटर इतना बाशऊर है, इतनी समझ उसको आ गई है कि मेरा बिजली, पानी, सेहत, तालीम जैसा जो निज़ाम है वो एट द एंड लोकल फेस पे मैटर करता है। उसी के सामने मैंने जाना है, उसी के सामने मुझे कल को जाकर गुहार लगानी पड़ सकती है। ये एक शायद वो जो इमोशनल एलिमेंट वाली बात जावेद साहब कर रहे हैं वो बिल्कुल खत्म हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल मैं जावेद साहब के साथ सहमत हूं कि जो जज्बाती सियासत थी, वो जो जज्बात पे या एक कसम ली हुई थी सब पुराने लोगों ने, क्या हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ है तो है, तो उनके दादा, उनके परदादा, उनके बेटे, उनके पोते सब उसके साथ है, लेकिन वो सियासत अब रुखसत हो चुकी है यहाँ। तो यहाँ देखा जाता है, मैंने परसों भी कहा था आपको, अभी वोटर को इस बात से नहीं डुबाया जाएगा कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे ये करूंगा। वो सिर्फ अपने चुनिंदा नुमाइंदे को या जो भी नुमाइंदा खड़ा हो रहा है असेंबली सेगमेंट के लिए कि उसके डोमेन में क्या है, तो उस डोमेन के मुताबिक वो उसके साथ अपने वोट शेयर कर सकता है, अपनी जो नाराजगियां या उसके हक में जो फैसला होगा वो शेयर कर सकता है, ताकि ये बंदा मेरे एरिया में जो मेरे रोजमर्रा के मसाइल है उन पे काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन यहाँ जरूरी है कि जो उसका दूसरा रुख है या दूसरा जो हमारी प्रायोरिटी है वो है कि सियासी मंजरनामे पे इन ऑर्गेनाइजेशंस का सियासी मौक़िफ़ क्या रहेगा, वो भी है, लेकिन वो दूसरे मौके पे होगा या दूसरे नंबर पे हो सकता है, लेकिन पहले नंबर पे ये है। लेकिन जहां हमारी नए लोग आए हैं इसमें या आजाद उम्मीदवार आए, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये भी है कि ऑर्गेनाइजेशंस ने सभी लोगों को एकोमोडेट नहीं किया है, जो उनके लिए जो नामजदगी के कागजात थे उनमें हिस्सा रखने के लिए या इलेक्शन में खड़े करने के लिए। तो जाहिर बात है,
तो उन लोगों ने, कुछ लोगों ने आजाद उम्मीदवार के तौर पे अपनी रिप्रेजेंटेशन पेश की है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बतकौल जो वकील साहिबा है, कुछ टीचर है, कोई इंजीनियरिंग है, खासकर एजुकेशन सेक्टर से जो आए हुए लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें दो चीजें हैं, एक तो ये जो आज ओपन डोर हो गया है इलेक्शन का, अब इजीली लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो लोग बिल्कुल इजीली इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और नुमाइंदे भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि हम भी इलेक्शन में हिस्सा लें। और दूसरा यह है कि नाराजगियां भी बहुत है, जो हमारी हुकूमतें थी, जो भी थी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो भी थी, वो पूरा जो अवाम की जो उमंगें थी, जो उम्मीदें थी, उन पे पूरा खरे नहीं उतरे। तो ये नाराजगी का भी एक फैक्टर है कि लोग नाराज भी है कि जिस तरीके से हमने सियासत चाही थी वो सियासत हमें नहीं मिली है। लेकिन मेरा यहाँ एक तजिया है या मेरी एक पेशगोई कह सकते हैं, इस साल इस जो आजकल इलेक्शन चल रहा है इसमें कुछ चीजें रह जाएंगी, उसमें जज्बा थोड़ा सा काम करेगा, अभी कुछ गलत भी हो सकता है वोटरों के जरिए या इनके मेंबरान के जरिए जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनके जरिए भी। लेकिन आने वाले वक्त में जो अगला 2029 में जो इलेक्शन होने जा रहा है इसमें एक शफाफत होगी, डिफरेंट मुल्क के डिफरेंट तरीके से यहाँ इलेक्शन होगा, लोग बड़े हसास हुए होंगे, आज भी है, मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा हसास होंगे क्योंकि ये हमारे लिए नेवली है, बहुत उर्से के बाद नेवली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। तो इसमें कुछ थोड़ी सी खामियां रह जाएंगी जो आने वाले वक्त में बेहतर होगी, दूर हो सकती हैं। बिल्कुल। ताहिर रियाज साहब, एस तारिक साहब, जावेद सलाम साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाती मसरूफियात के बावजूद भी आपने कीमती वक्त निकाला और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। जरूर ये जो डिस्कशन पॉलिटिकली चल रही है असेंबली इंतखाबात के हवाले से, मुख्तलिफ मराहिल से हमने गुजरना है, तब तक जारी रहेगी और उसके बाद भी हम कंटिन्यू करेंगे। और इन सब के बीच मुख्तलिफ पार्टियों की कैंपेन और जो बयानात एक दूसरे के खिलाफ, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इत्तेहाद के लीडरान भी एक दूसरे के खिलाफ बोल पड़े, उस पर भी काफी नाराजगी, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस